मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच में मौजूद खास मेहमानों को। हमारे साथ में फिलहाल मिस्टर राजेश रस्तोगी जी मौजूद हैं। आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। सर, बीजेपी लीडर हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका भारत 24 के इस खास कार्यक्रम यूपी के मन की बात में। साथ साथ में मैं साध्वी गीता प्रधान जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, SC/ST मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सवाल जवाब का सिलसिला भी यहाँ पर लगातार जारी रहने वाला है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए इस बीच। और जोरदार तालियों के साथ में अगले सेशन की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के खास कार्यक्रम में। अपना समय निकालकर आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। शुरुआत करूंगी मैं सबसे पहले मिस्टर राजेश रस्तोगी जी, क्योंकि हमारे बीच में मौजूद हैं, बीजेपी लीडर हैं आप। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। पॉलिटिकली देखा जाए तो 24 के चुनाव में भी जो आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन क्या वाकई बीजेपी सत्ता में एक बार फिर से वापस आती हुई नजर आएगी? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनते हुए नजर आएंगे? कितने आश्वस्त हैं आप? सर्वप्रथम तो धन्यवाद भारत 24 का कि आपने मुझे ये मौका दिया। और ये जो प्रश्न आपने पूछा है इसका जवाब तो पूरा देश दे रहा है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है ये। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है इस भारतवर्ष में इस समय। और दूसरी जो बात है वो ये जनता जनार्दन जिसके हाथ में विधायक, MP, मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाना होता है, उस जनता को ये बात पता लग चुकी है कि जनता का कार्य करने वाली पार्टी कौन सी है, उसके लीडर कौन से हैं। आज भारतवर्ष का जो समय चल रहा है, जो भारतवर्ष का विकास चल रहा है, जो भारत का नाम पूरी दुनिया में प्रकाशित है, प्रचलित है, बहुमुखी प्रतिभा के साथ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का नाम चारों तरफ चहुमुखी व्यवस्था के हिसाब से लिया जा रहा है। इसमें सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीटों से जीत कर आएगी। और ये कार्य कोई चमत्कारिक नहीं है, ये चूंकि कार्य हो रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सूत्र है, युवा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण, गरीबों का विकास और किसानों के प्रति उनकी संवेदना, ये चार इतने बड़े मुद्दे हैं जिनकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में एक बहुमुखी प्रतिभा के साथ प्रचलित व्यक्ति हैं। और उनको आज पूरा देश सम्मान के साथ देखता है। वो कहते हैं ताली बजाओ तो ताली बजती है, वो कहते हैं थाली बजाओ तो थाली बजती है। उन्होंने कहा कि देश के लोग देश से सामान खरीदें, तो आज देश के लोग देश से सामान खरीद रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व भारतवर्ष की पृथ्वी पर पहली बार अवतरित हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं। और उनका कोई विकल्प इस देश में आज नहीं है। और यही वजह है कि एक करिश्मेटिक लीडर के तौर पर उनकी पॉपुलैरिटी भी लगातार पीएम की बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, उनकी बातें बिकती हैं, उनका चेहरा प्रचलित है। मन की बात का कार्यक्रम आप देखिए, पूरे देश के एक एक व्यक्ति से वो मन की बात से जुड़ रहे हैं। हमारे मुरादाबाद के दिलशाद भाई हैं, उनको सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। एक छोटे से कारीगर को उन्होंने कितना बड़ा बना दिया। तो ये एक देश का ऐसा बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति ही कर सकता है जो आदरणीय मोदी जी हैं। अच्छा, क्योंकि साध्वी गीता प्रधान जी भी हमारे साथ में हैं, मेंबर ऑफ SC/ST मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट में आप हैं, उस बीच चार जातियों का जिक्र रस्तोगी जी कर रहे थे जो पीएम मोदी करते हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। उस बीच में आप खुद एक महिला हैं। महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है कितना ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है? काम तो हुआ है, लेकिन बीइंग अ फीमेल, दैट टू SC/ST मिनिस्ट्री को जब आप रिप्रेजेंट करती हैं, कितना डेवलपमेंट बीते 5 सालों में अगर मैं कहूँ हुआ है, या बीते 10 सालों में, दोनों टेन्योर में? भारत 24
के इस मंच पे आने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति किसी से छुपी हुई नहीं है। अब आपने SC/ST की बात की है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस SC/ST समाज से मैं आती भी हूँ और जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी माननीय योगी जी ने मुझे दी है, ये जो SC/ST आयोग था, पहले आयोग के बारे में हम आपको बताते हैं कि इस आयोग को एक सैलरी के आधार पर अन्य सरकारों ने रखा था। अन्य समाज के लोग इस आयोग में कार्य करते थे और उन्हें सैलरी दी जाती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बहुत बुद्धिजीवी लोगों को इस आयोग में रखने का कार्य किया और न कि सैलरी के आधार पर यह काम किया गया, जबकि जिम्मेदारियां दी। SC/ST समाज का जहां भी उत्पीड़न हुआ, हमारी सरकार ने तत्काल में संज्ञान लिया और उस उत्पीड़न को खत्म करने का कार्य किया। पूरे देश नहीं, पूरे देश प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा SC/ST समाज को ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार ने किया है। अब आप देखिए, एक छोटे से कार्य की बात हम आपको बता देना चाहते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर समूह के माध्यम से आज महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हमारी माता बहनें सशक्त और मजबूत हुई हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बेटियों को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हमारी बेटी इतनी मजबूत और इतनी सशक्त हुई है कि वो साइकिल से लेके एरोप्लेन तक चला रही है, ये बड़ी बात है। अब जैसे आदि आबादी की बात कर लीजिए, 33% का जो आरक्षण दिया है, अन्य सरकारें केवल हमें लालच देती रही, हमें लूटती रही और हमें एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन लोगों ने मजबूर किया। आज मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, 33% का आरक्षण देके, ये बड़ी उपलब्धि है। इसलिए पूरा भारत मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद देता है, आभार व्यक्त करता है और हम महिलाएं उनका अभिनंदन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्व समाज की सरकार है, वो महिलाओं की भी सरकार है, बुजुर्गों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, सबकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं कि किसी जाति समुदाय को मुंह देकर उन योजनाओं का लाभ नहीं दिया। सर्व समाज को हमारी सरकार ने उन योजनाओं का लाभ देने का कार्य किया है। अन्य सरकारें आती रहीं, केवल एक ही समाज को योजनाओं का लाभ देने का कार्य किया। मैं तो ये कहूंगी अपनी तरफ से कि मोदी जी, पूरा भारत देश मोदी जी को भगवान स्वरूप मांगता है और वो साथ साथ भगवान का स्वरूप बनकर जनता के बीच में प्रकट हुए हैं और जनता की जो भी परेशानियां हैं उनका निराधार, उनका कल्याण, उनका समाधान करने के लिए योगी जी और मोदी जी ने अवतार लिया है, मेरा ऐसा विश्वास है। अच्छा, क्योंकि मोहन जी भी लगातार हमारे साथ बने, आपसे मेरा सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि 33% आरक्षण की बात आपने करी, रस्तोगी जी से मैं सवाल करूंगी कि आरक्षण जब लागू हुआ तो महिलाएं तो काफी प्रसन्न नजर आई कि हमें आरक्षण मिलने वाला है, अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसके ऊपर भी विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब भुनाया कि कब से लागू होगा, कब से क्या होगा, तमाम सवाल खड़े किए गए। देखिए, विपक्ष, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ये विपक्ष बना रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है, आगे ऐसा दिखाई दे रहा है कि विपक्ष समाप्त होने जा रहा है और हम लोग नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि ये विपक्ष समाप्त हो जाए। इनको अपनी कार्य प्रणाली बदलनी चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए, जनता के प्रति अपनी वफादारी, ईमानदारी दिखानी चाहिए। झूठ से पर्दा हट जाता है, झूठ का आचरण और आवरण नहीं पहनना चाहिए। इस तरह की बातें जिससे कि उनके और वोट कम होते चले जा रहे हैं कि आरक्षण लागू हो गया, अब होगा कि नहीं होगा, राम मंदिर के लिए बात कर ली, बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले तो भगवान को मानते ही नहीं थे, फिर भगवान की पूजा करने लगे, फिर जनेऊ ऊपर पहन के जाने लगे।
दिखाने के लिए। ये सब इससे क्या होगा, इस तरह की वार्तालाप, इस तरह की व्यवहार से उनका वोट और घटने वाला है। जब उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त होती जा रही है और इनका वोट बैंक, वोट लगातार इनका बढ़ रहा है, समाज में इनके प्रति आस्था बढ़ रही है, विचार मिलने शुरू हो गए, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग करने का, खाई को बांटने बढ़ाने का प्रचार शुरू कर दिया। आज मुस्लिम भी समझने लगा कि ये सब प्रचार है, भ्रामक प्रचार, तो वो भी वोट आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अब अपनी बाहें फैलाकर उनको अपने गले से लगाने का काम शुरू कर दिया है। हमारे मुरादाबाद में 14 पार्षद हमने खड़े किए अभी मेयर के चुनाव में, और सब मुस्लिम एरिया से हमें वोट मिला। तो ये सब भ्रमिक बातें करने से क्या होता है कि राजनीति थोथी हो जाती है, और यही वजह है कि उनकी सीटें घट रही हैं, उनका वोट घट रहा है। और मैं तो डरता हूं कि कहीं वो समाप्ति ना हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं, मतलब मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, हालांकि मैं तो नेता बाद में हूं, कलाकार पहले हूं, तो मैं तो ये चाहता हूं कि उनका सम्मान बना रहे और वो विधानसभा में और लोकसभा में एक सम्मानजनक स्थिति में बैठने की रहें। ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। मोहन जी, रामपुर से आप आते हैं, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। रामपुर की जब हम बात करते हैं तो रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता था, लेकिन अभी फिलहाल एक विधानसभा सीट को छोड़कर पूरी तरीके से भगवा रंग लहरा रहा है एक तरीके से रामपुर में। क्या कुछ वजह मानते हैं इसके पीछे आप? धन्यवाद। यूपी के मन की बात में न्यूज़ 24 के इस कार्यक्रम में धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजम का कोई गढ़ नहीं था, लेकिन उन्होंने भ्रामक प्रचार प्रसार करके जिस तरीके से वोटों को बटोरने का काम किया था, माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश और केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जो बनी और वो धरातल तक पहुंची, और जब पहुंची तो लोगों को लगा कि सरकार ये होती है। इससे पहले कभी योजनाएं बनती थी लेकिन धरातल तक नहीं पहुंच पाती थी, गरीब के घर तक। जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की जो उनका योजना है कि जो सबसे पिछले पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, जब उसको लाभ पहुंचना शुरू होगा तभी हमारा जो जीवन स्तर है गरीब व्यक्ति का बढ़ना शुरू होगा। तो सरकार की वो योजनाएं जब उनके पास तक पहुंचने लगी तो जनता को ये लगा कि असली वोट के हकदार जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मोदी और योगी की सरकार है, जो बिना भेदभाव के, आप हमारे यहाँ देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर आयुष्मान कार्ड अगर किसी के बने हैं तो हमारे अल्पसंख्यक समाज के हैं। आज अभी हमारे यहाँ सर्वे हुआ, हम विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत हम प्रत्येक गांव में जा रहे हैं। मैं चमरुआ विधानसभा जो एक बची है, उस विधानसभा से मैं अभी प्रत्याशी था 2022 में, थोड़े से वोटों से मैं वहां हार गया था। तो अब हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता कहती है कि जो योगी जी और मोदी जी जो सरकार की योजनाएं हैं, हमारी सरकार की योजनाएं जो धरा तक जब पहुंच रही है तो उसका लाभ मिल रहा है। तो उन्हें अब सरकारों में कंपैरिजन में पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर ये सरकार काम कर रही है। इसीलिए आपने देखा कि उपचुनाव अभी हमारे हुए, लोकसभा के चुनाव में हम लोग बहुत बड़े अंतर से अभी चुनाव जीते। हम नगर विधानसभा जो 70 साल से कभी हम नहीं जीत पाए थे, हमने उस विधानसभा को जीतने का काम अभी किया। अभी हमारे यहाँ स्वार में उपचुनाव हुआ, स्वार के उपचुनाव में भी सभी लोगों ने एकजुटता के साथ, ऐसा नहीं कि एक समाज के लोगों, हिंदू मुस्लिम सिख समाज जितने भी समाज के लोग थे, सब लोगों ने कि समाज के लोगों ने इन उपचुनावों में वोट देकर ये जता दिया कि आज जनता, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो चाहे बहुसंख्यक समाज हो, सारा समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका कारण है, और पार्टियां सत्ता में आने के बाद घर बैठ जाती हैं, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो या ना हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेके बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, चाहे मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, सारे लोग लगातार अपने काम को सतत करते रहते हैं कि एक भी दिन वो खाली नहीं बैठते। कोई दिन उनका ऐसा नहीं होता है कि उन्हें आज कार्यक्रम नहीं है। आज कल मन की बात कार्यक्रम है, प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम होगा और उसके अंदर सारे पन्ना प्रमुख सभी समाज के होते हैं, उसमें बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, सारे लोग उस मन की बात के कार्यक्रम सुनेंगे प्रधानमंत्री, और वो एक नीचे स्तर तक मन की बात कार्यक्रम जब मोदी जी की पहुंचती है तब लोगों को लगता है कि हाँ, सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है।
अच्छा गीता प्रधान जी, क्योंकि आप भी लगातार इस पैनल में हमारे साथ में हैं, एक बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है सनातन को लेकर के, सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहती है बीजेपी। देखिए, जो अनेक सरकारें हैं वो सनातन धर्म को नष्ट करने का काम कर रही है। इस तरीके की जो आज हो रही है, आपने देखा होगा, आपके चैनल से माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि आए दिन सनातन के प्रति तरह तरह के प्रहार अन्य पार्टी के जो दल बदलू कहेंगे हम, जो दल बदलू नेता हैं या दल बदलू जनप्रतिनिधि हैं, वो इस तरीके का प्रहार हमारे सनातन धर्म के प्रति करते हैं। लेकिन जब से मोदी जी, योगी जी की सरकार आई है, पूरा देश भगवा में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सनातन धर्म को सुरक्षित करने का कार्य किया है। आज सनातन धर्म के बारे में मैं कहूं कि आज जो हम कभी सपना देखते थे कि अयोध्या में पता नहीं राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, अन्य सरकार कहती रही थी कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, हम लोगों के विषय में ये चर्चा चलती थी। हमने मंदिर भी अब बन रहा है और तारीख भी हम लोगों ने बताने का कार्य किया है और 25 जनवरी को भव्य आयोजन हो रहा है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो सनातन धर्म को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पूरा देश सनातन में हुआ है, हम अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य तो करेंगे ही। अभी आपने एक बयानबाजी सुनी होगी एक सपा के कार्यकर्ता की, कि उन्होंने ये कहा कि माता लक्ष्मी जो है वो कोई देवी उबी नहीं है, व्यक्ति को अपनी पत्नी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे बड़बोले लोगों को हम कहना चाहते हैं कि माता जो लक्ष्मी है वो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है और हमारे सनातन देवी देवताओं के प्रति जो इस तरीके की बयानबाजी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो साथ में हैं ही, लेकिन हम जैसे साधु संत ऐसे लोगों का कत्लेआम करने का कार्य करेंगे। तो ऐसे जो बड़ बोले नेता हैं जो सनातन पे प्रहार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साधु संत ऐसे लोगों को सबक सिखाने का कार्य कर रहे हैं और पूरा देश भगवा में हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज साधु संत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब हमारे इस भगवा रंग पे तरह तरह के लांछन लगते थे तो उस तरीके के बयानबाजी जो अन्य सरकारें थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज हम लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी, योगी जी की सरकार ने किया है और हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, एक बड़ा चैलेंज तो विपक्ष के सामने जरूर है, क्योंकि 2 टेन्योर लगातार मोदी सरकार सर्व कर चुकी है, चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं, काम काफी ज्यादा करा है। लेकिन उस बीच रस्तोगी जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब भारत न्याय यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, नागपुर में अभी 139वां आरएसएस के गढ़ में जाकर उन्होंने रैली करी, बड़े स्तर पर रैली का आयोजन किया गया। तो इन रैलियों का, इन जनसभाओं का, इन यात्राओं का इम्पैक्ट क्या कुछ रहने वाला, कैसे देखती है बीजेपी इन यात्राओं को? देखिए, कांग्रेस अपने भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। कांग्रेस ने बहुत साल इस देश में शासन किया, कांग्रेस ने बहुत बड़े नेता भी दिए इस देश को, लेकिन उनकी रीतियां, उनकी नीतियां, उनके विचार, उनका व्यभिचार, देश को बांटने की नीतियां, उद्योगों को खत्म करना और एक वर्ग को हतोत्साहित करना, ये उनकी वजह रही। कुछ नीतियां और भी रही होंगी, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जिसकी वजह से आज वो खत्म होने की तरफ है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा, यूपी जोड़ो यात्रा क्या जोड़ने आए? जिस प्रदेश को पूरी तरह से तोड़ चुके हैं, वो कांच के टूटे हुए टुकड़े की तरह उत्तर प्रदेश का उन्होंने हाल बना दिया। आज उस कांच को कैसे जोड़ेंगे? बिखरा हुआ, टूटा हुआ कांच का टुकड़ा कैसे जुड़ेगा? जुड़ ही नहीं सकता। उसे जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये सौभाग्य है इस प्रदेश का कि इस प्रदेश को माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला, जिसके अंदर प्रदेश के लिए कुछ करने का जज्बा है, अपने प्रदेश की जनता के प्रति उनके अंदर समर्पण है
आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं तो चूंकि पिछले 42 साल से मुंबई के भव्य रंगमंच पर रामायण का प्रदर्शन कर रहा हूं और मुंबई के लोगों से मैं मिलता था 42 साल पहले से, तो पहले लोग हमें भैया कहते थे और हमसे डरते थे और आज आलिंगन करते हैं, अरे आप तो उत्तर प्रदेश से हैं जहां के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, काश ऐसा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ भी होता। ये हर प्रदेश के लोगों का मानना है। आज योगी जी ने पूरे प्रदेश के अंदर, देखिए आप, मैं एक उद्योगपति हूं, उद्योग लगाने का एक पूरा का पूरा समाज के अंदर पूरी व्यवस्था बना दी। यूपी के अंदर जितना उद्योग आज लग रहा है, आज से 70 साल पहले तक कभी नहीं लगा। हर उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाना चाहता है। हम अपनी इंडस्ट्री यूपी में लगा रहे हैं, दवाई का हमारा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यूपी में आके व्यापार करना चाहते हैं। यूपी के नाम जो भयमुक्त समाज दिया है योगी जी ने, आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज है और महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, युवा वर्ग बढ़ रहा है, व्यापार और रोजगार बढ़ रहे हैं। ऐसे शासन जहां चल रहा हो, जहां का लीडर जनता के लिए कार्य कर रहा हो, जो पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ा हो, हर हफ्ते जिनका दरबार लगता हो, हर व्यक्ति आके वहां अपनी बात कह सकता है। यूपी में मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक जनरल व्यक्ति अपनी कोई शिकायत लिख दे, दर्ज करा दे, तो उसका तुरंत समाधान हो, ऐसा कार्य मैं 40-42 साल से राजनीति में हूं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं कांग्रेस में भी रहा, मैं सपा में भी रहा, मैं आज भाजपा में हूं, लेकिन मैंने इतना कार्य को विस्तृत तरीके से होते हुए अपने पूरे जीवन काल में कभी देखा नहीं है। और योगी जी इस प्रदेश के लिए युग पुरुष हैं, प्रदेश का सौभाग्य है, इस प्रदेश को इतना अच्छा मुख्यमंत्री मिला, तो कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस तरह की जोड़ो यात्रा तोड़ो यात्रा करने से उनका जो थोड़ा टूटा हुआ मनोबल है उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो यात्रा निकाल के ये देखना चाहते हैं कितने लोग हमारे साथ दिख रहे हैं, वो भीड़, फोटोग्राफी में भीड़ देखना चाहते हैं, जिससे उन्हें सिर्फ निराशा मिलेगी। आप हमारे आदरणीय मोदी जी को देख लीजिए, अयोध्या जा रहे हैं, पूरी सड़कें, गाड़ी सब फूलों से भरी हुई है। इसे कहते हैं स्वागत। एक स्वागत होता है जो करवाया जाता है और एक स्वागत होता है जो करा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनका स्वागत आज लोग दिल से करते हैं। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के जो आज नेता हैं, जो लीडर हैं, उनका स्वागत तो छोड़िए, स्वागत करने के लिए भी आदमी मुंह बिचकाता है, अरे यार कांग्रेस छोड़िए, मैं नहीं जा रहा। तो उनको ढूंढना पड़ रहा है, वो लोग ढूंढ रहे हैं कि वो जो हमारा पुराना धरातल था, जो हमारी पूरी पुरानी व्यवस्था थी, क्या उसमें से कुछ पार्ट हमें दोबारा भी मिल सकता है, तो वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरा फिर कहना है कि वो अपनी व्यवस्थाओं को बदलें, अपने आचरण और व्यवहार को बदलें, और जो सनातन के बारे में आपने बात करी थी, उस सनातन धर्म का दुर्व्यवहार उसके प्रति करना बंद करें और अपने आचरण को सुधार लें, तो शायद 2-4 सीटें उनकी उस उत्तर प्रदेश में आ जाएं, वरना 80 की 80 सीटों पर इस बार भगवा लहराएगा। अच्छा रस्तोगी जी, क्योंकि आप अपने पॉलिटिकल करियर के भी जिक्र कर रहे थे, राजनीति की बात कर रहे थे, उस बीच जन्म से आप एक कलाकार हैं, रामलीला में रावण मुख्य किरदार बखूबी निभाते आ रहे हैं, उस बीच रामलीला संघ के अध्यक्ष हैं और देश भर में रामलीलाओं के माध्यम से आपने काम भी किया है, और इसके साथ साथ में भाजपा में लंबे समय से कार्य आप कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मेडिकल कंपनी के मालिक हैं, बिजनेस भी आपका खुद का है, इतने सारे किरदार आप निभाते आए हैं, कैसे कर लेते हैं? और दूसरी चीज, सबसे अच्छा किरदार या आपका फेवरेट किरदार इन सारे किरदारों में से कौन सा है? देखिए, सारे किरदारों में सबसे बड़ा किरदार प्रभु राम की सेवा करना है। मैं रामायण में, रामलीला में केवट बनता हूं। केवट के बारे में अगर आपने सुना हो, केवट का प्रसंग मेरा सर्वप्रिय प्रसंग है, और केवट बनने के बाद जो प्रभु श्री राम की भक्ति मैं करता हूं, वो मेरे जीवन का अनमोल क्षण होता है, अमूल्य समय होता है वो मेरा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में तरक्की, उन्नति, और जो भी जहां भी मैं आज हूं, या आज भारत 24 के चैनल पे बैठ के बोल रहा हूं, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा से है। प्रभु श्री राम की कृपा से मेरा व्यापार बढ़ा, मेरा आचरण बढ़ा, व्यवहार बढ़ा, और समाज में जो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की सेवा करने से, और उनकी रामायण की जो मैं पात्र निभाता हूँ, रामायण करवाता हूँ। मुंबई में आज इस वर्ष भी हमें पूरी मुंबई में फर्स्ट प्राइज मिला है, और पिछले कई सालों से हम लगातार प्राइजेस जीत रहे हैं। हिंदुस्तान की एक बड़ी रामलीला में से एक होती है
और किरदार तो देखिए क्या है कि जब प्रभु श्री राम की शरण में कोई चला जाता है ना, तो वो तो फिर देश में सरकार बना लेता है। मैं तो छोटी सी सरकार चला रहा हूँ अपने घर की, तो जब श्री राम के नाम से सरकारें बदल जाती हैं, एक छोटा सा कार्यकर्ता जिनका नाम दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी है, वो निकल के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाता है। जो राम जी का नाम लेने से एक योगी पुरुष मुख्यमंत्री बन जाता है, तो ऐसे राम जी का नाम अच्छा, कोशिश तो कांग्रेस भी करती है हनुमान की एंट्री देकर हर चुनाव में जीत का परचम लहराने की। ये जो हनुमान जी हैं वो तो राम के भक्त हैं। देखिए, किसी भी मंदिर में आप हनुमान जी के चले जाइए, जितने भी हिंदू लोग बैठे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपने वहां जय हनुमान बोला तो आपकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। आपको वहां बोलना है जय श्री राम, क्योंकि वो राम जी के ही नाम की पुकार को सुनते हैं, उनके हृदय में बसे हैं राम। तो हनुमान चाहिए तो राम का नाम लीजिए, राम राम तो करते बीजेपी रहिए। के मुताबिक कांग्रेस को अब राम का नाम लेना चाहिए, हनुमान के नाम से लेना ज्यादा। पड़ेगा, लेंगे तो शायद एक आध सीट बच जाएगी, नहीं लेंगे तो जो बची है पूरे देश में 2 4 6 वो भी खत्म हो जाएंगी, समाप्ति की तरफ है। देखिए, इसकी वजह राम जी तो हैं ही, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। मैं रामायण करता हूँ, राम का भक्त हूँ, है ना जी। मैं कांग्रेस में था तो भी राम का भक्त था, मैं सपा में था, मेरे साथी बैठे हैं सलाउद्दीन मंसूरी साहब, मैं तब भी राम का भक्त था। आप पूछ लीजिए, मेरी हर भाषण में राम जी मेरे रहते थे। सपा में होने का ये मतलब नहीं है कि आप राम जी को भूल जाएंगे या नकार देंगे, और शायद मैंने नहीं नकारा, इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा लीडर हूं। पहले मेयर का चुनाव लड़ने वाला था, टिकट बाई चांस नहीं मिला, नहीं तो मेयर बन के बैठा होता आपके सामने। तो ये समय है, राम जी का नाम लेने से समय रुक नहीं सकता। मैं एक छोटा सा दवाई का कार्य करता था, आज मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। 3 साढ़े 3 हजार लोगों को मैंने व्यवसाय दे रखा है। ये प्रभु राम की कृपा है कि एक छोटे से गांव से आकर 10-5 हजार रुपए लेके जो व्यक्ति गांव से आया, आज वो 10-5 हजार करोड़ के काम करता है। ये सब प्रभु राम की कृपा है। जनरल आदमी इतना बड़ा नहीं हो सकता, ये राम जी की कृपा जिसके ऊपर है वही आदमी बहुत छोटे से बहुत ऊपर तक जा सकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये इस तरह से टप्पल बिछाई है और हमने भी बिछाई है। तो ऐसे ही प्रभु राम का नाम लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए ठीक है। इस बीच मोहन जी रामपुर की हम बात कर रहे थे, उस बीच आजम खान की हमने बात करी, लेकिन वहां पर जब मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी हालांकि अपनी तरफ आकर्षित करने में काफी ज्यादा प्रयास करती आई है, अभी भी कर रही है, और काफी ज्यादा तादाद में, क्योंकि पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो आप जाति को नकार नहीं सकते हैं, ये रूल है। इस बीच कैसे इतने ज्यादा तादाद में मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाई बीजेपी, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम वोट्स या तो समाजवादी पार्टी को जाते थे या फिर कांग्रेस पार्टी को जाते, लेकिन इस बार पिछले कुछ समय से अलग नतीजे सामने आए। उसका कारण है कि इससे पहले हमारे रामपुर में साल में 2 साल में या 3 साल में हर बार दंगे हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही 2017 के बाद माननीय योगी जी की सरकार आई, उसके बाद हमारे न तो किसी कस्बे में न किसी गांव में जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हुआ करते थे वो होना बंद हो गए, और लोगों की समझ में आने लगा कि ये जो दंगे कराते थे कुछ लोग अपनी वोट के लालच में इन सबको कराते थे और लोगों में बंटवारा रखते थे। लेकिन आज सब लोग एक भाईचारे के साथ रहते, और भाईचारे के साथ रहने के कारण अब बड़ी संख्या में हमारे जितने भी उपचुनाव हुए आप उसमें देखेंगे बड़ी संख्या में जो हमारे अल्पसंख्यक वोटर हैं उन सब ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, जिसके कारण हम बड़े अंतर से सारी सीटों को हम जीते। इस बीच क्योंकि साध्वी जी लगातार आप हमारे साथ में बनी हुई है, यूपी के मॉडल की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन राम राज्य क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच राम राज्य को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो यही कह रहे हैं, आपके द्वारा यही कहा जा रहा है पीएम के द्वारा राम राज्य स्थापित करना है, तो डेफिनेशन राम राज्य की क्या होगी? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, आज हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और रामराज बनने में कोई कमी नहीं है। अब रामराज की शुरुआत हुई है और एंड होने वाला है, क्योंकि जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, अभी आपने हमारे एक बहुत बड़े विद्वान है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, वो जगह जगह रामराज और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो नहीं, पूरा देश कर रहा है, और हिंदू राष्ट्र बनने में अब कोई
देर नहीं है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हम सब सरकार से यही मांग करते हैं कि बहुत जल्दी भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और हिंदू राष्ट्र बन चुका है। तो क्या बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? हिंदू राष्ट्र बन गया है, बनाना नहीं चाहती, बन गया है। हिंदू राष्ट्र बनने में कोई कमी नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही तो है ये। लेकिन वही बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी हमने देखा क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन समुदाय के बीच में मौजूद थे, तो वो तो हमेशा एक बैलेंस बना के चलते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की सरकार है। वो पूरे देश के मुखिया हैं, पूरे भारत देश के मुखिया हैं, और सर्व समाज को साथ लेके चलना है। लेकिन हम लोगों की, साधु संतों की और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। रस्तोगी जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बड़ा विषय है। साध्वी जी चूंकि सनातन धर्म के कपड़े पहनकर ये बात बोल रही हैं तो बोल सकती हैं। मैं चूंकि एक सामाजिक व्यक्ति हूं, तो हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं है कि उसमें हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का ये भी मतलब नहीं है कि उसमें हमारा मुस्लिम समाज हमसे विघटित हो जाएगा। और हिंदू राष्ट्र का ये भी मतलब नहीं है कि हम अपनी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उन्हें थोपेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म में जो राम राज्य कभी हुआ करता था, जिसे राम राज कह लीजिए, हिंदू राज कह लीजिए, हिंदू सम्राट कह लीजिए, तो उसमें क्या है कि आप छोटे व्यक्ति से लेके और बड़े व्यक्ति तक अपने कार्य को पहुंचा सकें। आप जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी आज कार्य कर रही है, वो सब लोगों में, चाहे वो बड़े से बड़ा उद्योगपति हो। आप देख लीजिए कि ये पहली सरकार है जिसमें निचले स्तर के कार्यकर्ता को भी ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो रोजगार योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे मकान देने की अपनी प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे कन्याओं का विवाह हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने का प्रश्न हो। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो समाज में हमारी सरकार कर रही है। वो सरकार ये चाहती है उद्योगपतियों के उद्योग लगवाना, ताकि उद्योग लगेंगे तो लोगों को व्यापार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और भयमुक्त समाज देना पूरे देश में। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब देश रहेगा, हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र ना हो, जब देश रहेगा तो सब रहेंगे। देश सुरक्षित तो सब सुरक्षित। देश रहेगा तो प्रदेश रहेंगे, प्रदेश रहेगा तो घर रहेंगे, मोहल्ले रहेंगे। तो देश का सुरक्षित होना पहले जरूरी है, और देश सुरक्षित हाथों में आज है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में आज देश है जो देश की सुरक्षा के बारे में 24 घंटे सोचते हैं। और हिंदू राष्ट्र तो देखिए, अब राम राज्य आ गया तो हिंदू राष्ट्र तो उसे आप कह ही सकते हैं, राम राज्य है तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन उसमें सारे समाज को हमें अपने साथ लेकर चलना है। यही हमारे माननीय मोदी जी का मंत्र है, यही हमारे योगी जी का भी कहना है। योगी जी तो योगी के कपड़े में है, उसके बावजूद भी गोरखपुर में मुस्लिम वोट उन्हें मिलता है। वो बड़े दम्भ से कहते हैं कि सारे मुसलमान, पहले मैं मुसलमान, मेरा भाई आता है उसका काम करता हूं, बाद में किसी और यूपी में सबसे लॉन्ग टर्म सर्विंग सीएम भी योगी आदित्यनाथ बने, आगे भी रहेंगे, कोई विकल्प नहीं है उनका। जितनी सीटें बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। मैं तो बार बार कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, अब यूपी के लिए भी कह रहा हूं कि मैं विपक्ष को प्रभु से कामना करूंगा कि वो बना रहे, विपक्ष ही ना खत्म हो जाए कहीं। ये स्थिति योगी जी ने अपने काम करके कर दी है। आज प्रदेश की ये स्थिति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ये चाहते हैं कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, छोड़िए यूपी तो हमारा देश है, यहाँ पे तो प्रदेश है ही, कश्मीरी लोग कह रहे हैं कि अगर योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमें दे दिया जाए तो हमारे रोजगार, व्यापार, परिवार सब सुरक्षित हो जाए। अच्छा, विपक्ष खत्म ना हो इसलिए INDIA गठबंधन बना लिया गया है। हाँ, वो तो चाहते हैं ना, कि करेंगे ही, क्या करेंगे। देखिए, चाणक्य जी ने कहा है कि जब सारे चोर एक तरफ इकट्ठे हो जाएं तो समझ लो राजा ईमानदार है। ये तो मैंने नहीं कहा, मैं तो बहुत कम अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति हूं, लेकिन चाणक्य ने लिखा है ये कि हाँ, अब आदरणीय गुरविंदर जी बैठे हैं, ये समझ सकते होंगे इस बात को। ये कहा है, विद्वानों ने कहा है कि जब बहुत सारे लोग किसी एक व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो जाएं तो समझ लो कि वो व्यक्ति कार्य करता है, बहुत अच्छा निपुण व्यक्तित्व रखता है, अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी है और वो ईमानदार है। और ये कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है आदरणीय मोदी जी को या योगी जी को, इन्हें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं कि वो ईमानदार हैं कि नहीं है। वो सब पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिख रहा है। पूरी दुनिया आज योगी जी पे, मोदी जी पे अपनी आंखें लगाए हुए है। आज रशिया का युद्ध यूक्रेन से चल रहा है तो पूरी दुनिया मोदी जी को देख रही है। आज फिलिस्तीन और गाजा की चल रही है, इजराइल की चल रही है, तो पूरी दुनिया मोदी जी को देख रही है। तो पूरी दुनिया की निगाह मोदी जी के ऊपर है।
जिस देश के प्रधानमंत्री को, जिस देश के व्यक्ति को कभी वीजा नहीं मिलते थे, आज वो देश उस व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ाकर आज रशिया में और अमेरिका में द्वंद्व चल रहा है कि मोदी मेरे साथ आ जाएं, वो कहते हैं मोदी मेरे साथ रहें, वो कहते हैं मोदी मेरे साथ आ जाएं। ये जीत है इस देश की, इस देश की जनता की, इस देश के हिंदू मुस्लिम भाइयों की, जिन्होंने मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चुना। और मैं आगे भी चाहूंगा कि अगर मेरी बात छोटे से कार्यकर्ता की आवाज सब तक पहुंच रही हो तो इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई मिलकर मोदी जी को दोबारा से 400 से ज्यादा सीटें जिताकर प्रधानमंत्री बनाएं, ये मेरी प्रार्थना है। अच्छा रस्तोगी जी, क्योंकि आप लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है, मैं जानना चाहूंगी कि नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के, कि दूसरे राज्य जो हैं, जब राजस्थान में, अब तो बीजेपी दोबारा से सरकार में आ गई है राजस्थान में, लेकिन जब नहीं थी तो क्रिमिनल जो रिकॉर्ड्स थे वो लगातार बढ़ रहे थे दूसरे राज्यों में भी। उस बीच योगी मॉडल लागू कर दीजिए, ये बात बहुत ज्यादा सुनने में आती थी वहां की जनता के द्वारा। तो क्या है ये योगी मॉडल? क्योंकि चाहे वो ध्वस्तीकरण से संबंधित हो, चाहे वो महिला सुरक्षा से संबंधित हो, लॉ एंड ऑर्डर यूपी में बेहतर हुआ है। और योगी आदित्यनाथ ने तो कहा भी था अगर महिलाओं के साथ में बदसलूकी की जाएगी तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, योगी जी का एक सूत्र कार्यक्रम है भयमुक्त समाज। जब समाज के अंदर भय नहीं होगा तो उसमें लोग आना शुरू करेंगे। अभी अयोध्या का देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, 22 तारीख को उद्घाटन होगा। उनकी सोच यह है कि यहां पर पर्यटक आए, पूरे देश से पर्यटक आकर अपने प्रदेश में जो ये सुंदर स्थान बन रहे हैं इनका अवलोकन करें, इन्हें देखें। तो उससे क्या होगा कि अपने पास अपनी आर्थिक व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। तो उनका जो सोच है, उद्योग लगे, कॉरिडोर बन रहे हैं, हाथरस में, संभल में, बरेली में, उधर आजमगढ़ में कॉरिडोर बन रहे हैं जहां उद्योग लगेंगे। आपको तो पता ही होगा, मुझसे ज्यादा मालूम होगा। तो जब उद्योग लग जाएंगे, मैं एक उद्योगपति होने के नाते ये बात जानता हूं कि जब उद्योग लग जाएंगे तो वहां पर कार्य होगा तो वहां जो छोटे वर्कर से लेके बड़े लोगों तक का आगमन होगा, उनको रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार पूरे प्रदेश के युवाओं को मिल जाएगा तो पूरा प्रदेश और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। तो उनकी जो नीति है, एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना, जीरो टॉलरेंस की नीति, मतलब शासन में कोई हो, चाहे उनका कोई मंत्री हो और चाहे प्रशासन में कोई हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, कमिश्नर हो, इमीडिएट एक्शन है। और जब इमीडिएट एक्शन होता है तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट नजर आता है। वो रिजल्ट आज नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला। ऐसे व्यक्तित्व की पूरे देश में जरूरत है। अगर हर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बन जाए तो देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गई यूपी की बात और ये तो हो गई देश की बात। लेकिन क्योंकि आज मुरादाबाद में खास कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और लगातार मैं जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से हर जिले में यूपी के हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। इस बीच मोहन जी लगातार बने हुए। मोहन जी, ये सवाल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी लगातार बने हुए हैं। मुरादाबाद के विकास की जब हम बात करते हैं तो मुरादाबाद को किस लेवल पे आप मापते हैं? कितना विकास पहले के कंपैरिजन में या बीते 5 साल 10 साल में मुरादाबाद में आज हुआ है? कंपेयर कैसे करें? देखिए, मुरादाबाद में अभी हमारे महाविद्यालय खुलने जा रहा है, विश्वविद्यालय। यहाँ एयरपोर्ट नहीं था, जिसको योगी जी ने बहुत प्राथमिकता के साथ, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े व्यापारी एक्सपोर्टर्स हैं जिनका देश विदेश और हमारे देश में भी कई कोनों में जाना होता है, तो वो सारे लोग हवाई यात्रा के थ्रू जाते। तो यहाँ सबसे बड़ा काम विश्वविद्यालय का और एयरपोर्ट का और विकास के मामले में तो आपने देखा कि यहाँ चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में मुरादाबाद ने बहुत तरक्की की है। ठीक है, इस बीच साध्वी जी भी लगातार हमारे साथ में बनी है। साध्वी जी, राम मंदिर बन रहा है, विकास लगातार हो रहा है। इस बीच ना केवल राम भक्तों के लिए अच्छी बात है बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा यहाँ पर मिल रहा है। क्या कुछ कहना आपका इसके बारे में? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कौशल विकास योजना के अंतर्गत अभी आप देखिए कि सबसे बड़ी भर्ती अभी पुलिस की हमारी सरकार ने निकाली है। बहुत बड़ी युवाओं के लिए उपलब्धि है कि उसमें आयु को बढ़ाने का कार्य किया है। ये हमारे युवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और कौशल विकास योजना के अंदर युवाओं को ना कि रोजगार देने वाला बनाने का कार्य माननीय योगी जी मोदी की सरकार ने किया है। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोगों को रोजगार मिला है,
युवा हमारे मजबूत हुए हैं, सशक्त हुए हैं और देश हमारा आगे बढ़ा है। क्योंकि अक्सर देखा था कि प्राइवेट नौकरियों के लिए हमारे युवाओं को इधर बिधर भटकना पड़ता था, लेकिन उनका प्रशिक्षण करके सरकार ने उन्हें रोजगार देने का कार्य किया है। आज हमारे युवा कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार जो है अनुदान देने का कार्य कर रही है युवाओं के लिए, जो रोजगार पे हम लोन दे रहे हैं, उससे हम जो है अपने कार्य को कर सकते हैं, अपनी जीविका को चला सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार के प्रति सशक्त और मजबूत हुई है, लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रही है। और जो रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, अन्य सरकार आती रही जाती रही और केवल युवाओं को या जनताओं को जो है ठगने का कार्य अन्य सरकारों ने किया। अब 2024 का चुनाव होने के लिए जा रहा है, तो जो 2024 के चुनाव क्यों होने के लिए जा रहा है, क्योंकि पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ये जो है जो सरकार ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए जो कार्य किए हैं देश प्रदेश में, ये उसका परिणाम है, ये किसी से छुपा नहीं है। और पूरा देश जो है मोदी जी, योगी जी के लिए समर्पित है और पूरा देश चाहता है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बने और पुनः मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। अच्छा गीता जी, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, SC/ST को रिप्रेजेंट करती हैं और योगी गवर्नमेंट के साथ में आप काम कर रही हैं, उस बीच अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास किया गया है, और खासतौर पर SC/ST जो महिलाएं हैं, क्योंकि वंचित वर्ग को आगे बढ़ाना PM हमेशा कहते हैं कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, क्या कुछ किया गया है मुरादाबाद? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, विशेष तौर से SC/ST समाज के प्रति मोदी जी की सरकार समर्पित है। अक्सर हमारे जो अन्य समाज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पहले अक्सर ये होता था कि हम जो है गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में नहीं जाते थे और हम लोगों को लगता था कि वहाँ गंदगी बहुत होगी, वहाँ जाएंगे तो गंदगी लग जाएगी, हमें बीमारियाँ हो जाएंगी। लेकिन सरकार ने प्रत्येक कार्यकर्ता को एक आदेश दिया और ये कहा कि हमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति समर्पित होना है। हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े उद्योगपति, जैसे हमारे बहुत बड़े उद्योगपति हम आपके चैनल के बीच में बैठे हुए हैं कि गली गली अनुसूचित जाति वर्गों के परिवार में हम लोग जाते हैं, वहाँ नाश्ता भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं और प्रयास ये करते हैं कि सरकार जो मदद उनकी कर रही है वो तो है, लेकिन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो एक भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि ये उद्योगपतियों की पार्टी है, तो जो उद्योगपति इस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो अपने स्तर से भी गरीब समाज की जो मदद करते हैं। हमारे राजेश रस्तोगी जी भाई साहब हैं, अगर कोई भी कार्यक्रम कहीं भी शहर में हो और कोई भाई साहब के पास किसी मदद के लिए पहुंच जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां से खाली आता होगा। तो ऐसे लोग अनुसूचित वर्ग का जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं और सरकार अनुसूचित जाति के लिए समर्पित है। मैं अपने बारे में बता देना चाहती हूँ कि पहली बार आजादी के 70 साल पहली बार किसी SC/ST महिला यानी कि एक वाल्मीकि महिला को SC/ST आयोग में रखने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया, पहली बार ऐसा हुआ, तो ये बड़ी बात है। तो अभी आप दूसरी आपको मैं उपलब्धि बता देती हूँ कि अयोध्या के अंदर भगवान महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया, ये सब देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरे वाल्मीकि समाज इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद देता है, आभार व्यक्त करता है। तो गरीबों के लिए, SC/ST समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं देश में प्रदेश में चली हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ SC/ST समाज को मिला है और हम लोग गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर उन योजनाओं को बताने का कार्य भी कर रहे हैं और जिन लोगों को लाभ सरकार के प्रति नहीं मिल पा रहा है, हम सब कार्यकर्ता उस लाभ को दिलाने का कार्य भी कर रहे हैं। रस्तोगी जी, क्या कुछ कहेंगे आप इसी सेम सवाल के ऊपर? और दूसरा ये कि मुरादाबाद की जब हम बात करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैंने आपको इस सरकार के बारे में बता ही दिया कि जो कार्य सरकार में हो रहे हैं वो पहले कभी हुए नहीं। और महिला सशक्तिकरण का सवाल तो ये है कि महिला सशक्तिकरण का कार्य इस सरकार से पहले कभी हुआ ही नहीं। बातें होती थी, पहली सरकारों में योजनाएं बनती थी, पैसा भी आता था, लेकिन वो सारा कार्य कागजों पर होकर ऊपर चला जाता था।
आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने तो अपने एक भाषण में कहा भी था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। अभी क्या है, अभी सारे काम जो भी कार्य होता है वो धरातल पर दिखाई देता है। महिला सशक्तिकरण का कार्य आप देखिए, अगर भयमुक्त समाज में कोई भयमुक्त हुआ है तो हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा भयमुक्त हैं। हमारे यहाँ रात को 7-8 बजे के बाद महिलाओं का घर से निकलने पर प्रतिबंध था कि भाई 8 बजे के बाद मत निकलना, और निकले भी होते थे तो लोग ढूंढते रहते थे, फोन कर रहे हैं। अभी तो मोबाइल हो गया, पहले मोबाइल नहीं था तो आदमी भेजा करते थे, देख के आओ भी वो कहाँ महिला रह गई, उन्हें ढूंढ के लाओ। अभी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लड़कियां, महिलाएं अकेले ट्रेन से आ रही हैं, बस से आ रही हैं, कहीं से गाड़ी से भी आ रहे हैं। मुझे अपना याद है, मैं कभी सप्लाई करने जाया करता था माल, तो कांठ रोड पर रात को 6:30-7 बजे के बाद बसों का आना बंद था, बसें मिलती नहीं थी, ट्रक से आना पड़ता था, और रास्ते में लोग वो डाल देते थे चोबे और कीले और लूट लिया करते थे। तो घर पे हमारे टेंशन रहा करती थी, अभी आए नहीं, 9 बज गए, पता नहीं कहाँ हैं। तो अनुज जी बैठे हैं, कांट के हैं, आप पूछिए इनसे क्या हाल था वहां का। तो वो जो भय था, डर, वो समाप्त हो चुका है। अभी रात को मैं बिजनौर से एक दिन 1 बजे आ रहा था, मैं और मैडम थे अकेले, कोई टेंशन नहीं, और आराम से आए, कोई भय नहीं था। तो ये जो भय होता है ना, इससे आदमी कार्य विमुक्त हो जाता है। जो डर लगता है ना, डर से आदमी काम नहीं कर पाता। महिलाएं डरती थी तो घर में परेशानियां रहती थी, उधर से डर के आई, इधर झगड़ा शुरू। आदमी डरा रहता था तो व्यापार नहीं करता था। आदरणीय डॉक्टर सीपी सिंह साहब बैठे, आप पूछिए डॉक्टरी का पेशा करना कितना मुश्किल काम था। इधर पेशेंट को ठीक करने जाओ, अगर 100 पेशेंट ठीक कर रहे हैं, एक पेशेंट को तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो पता लगा लोग इकट्ठे हो गए, झगड़ा हो रहा है, मार पिटाई शुरू हो गई। डॉक्टर के मन में आने लगा था कि अरे यार ये पेशा तो ठीक नहीं है, इसे बदल देना चाहिए। लेकिन अब कुछ नहीं, आराम से सब भयमुक्त समाज चल रहा है, कोई झगड़ा होता ही नहीं। पहले मुझे याद है मुरादाबाद में IMA की हर महीने एक ना एक मीटिंग हुआ करती थी, वहां झगड़ा हो गया, चलो आज इकट्ठे हो जाओ। अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो भयमुक्त समाज दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और स्पेशली माननीय योगी आदित्यनाथ जी की वजह से ये भयमुक्त समाज हुआ है। और महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, व्यापार में, उद्योग में, सब जगह वो लोग आगे बढ़ रही हैं। आप देखें पूरे प्रदेश के अंदर हर मोहल्ले मोहल्ले बुटीक खुल गया है ना, और बुटीक से क्या परिवार को व्यापार मिल रहा है। ब्यूटी पार्लर खुल गए, व्यापार मिल रहा है। पहले ब्यूटी पार्लर खोलना एक गुनाह था, अरे वो ब्यूटी पार्लर खोल लिया, जरूर कुछ गलत होता होगा। अभी बहुत सभ्य समाज की महिलाएं भी ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठी हैं और काम चल रहा है। और लोग, मेरे ख्याल में ब्यूटी पार्लर वाले लोग भी टैक्स देने लगे, इनकम टैक्स, आजकल इतना काम चल रहा है उनका। तो ये सिर्फ इस सरकार में हुआ है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं को व्यापार मिला है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, और महिलाओं को आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ है। मोहन जी, रामपुर की जब हम बात करते हैं तो रामपुर में बीजेपी ने अपना जीत का परचम तो लहरा लिया, लेकिन बड़ी बात यह कि उद्योगों की जब हम बात करते हैं तो पहले उद्योग ज्यादा थे, लेकिन अब उद्योग कम हो गए हैं। तो ये गिरावट क्यों आई है उद्योगों में? वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था कि जो लोग वहाँ नेतागिरी करने के लिए निकले, तो वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी। उन्होंने सबसे पहले कपड़ा मिल, हर्षा साइकिल की एक फैक्ट्री थी, शुगर इंडस्ट्री थी। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये इंडस्ट्री बंद होंगी तो ये सारे लोग हमारे पीछे पीछे घूमेंगे और हमें वोट देंगे, और हुआ भी वही। उन्होंने सारी इंडस्ट्रियां, जो नेता थे उन्होंने ही उन इंडस्ट्रियों को बंद कराने का काम किया, और वो जो चाहते थे वो हुआ। लेकिन अब योगी जी की सरकार ने वहां पर, जो मोदी इंडस्ट्री वाले हैं, उन्होंने अपनी 2 फैक्ट्रियां, अभी हमारे यहाँ एक शुगर फैक्ट्री और लगने जा रही है, हमारे यहाँ 2 शुगर फैक्ट्री लग चुकी है, एक शाहबाद में है करीमगंज, एक स्वार में है, और अभी हमारे यहाँ करीब 4000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री की DPR बन के तैयार हो गई है। कुछ लोगों को NOC मिल चुकी है, और बहुत ही जल्दी 6 से 7 महीने में आपको धरातल पे इंडस्ट्री दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो इंडस्ट्री बंद कराने वाले लोग थे, आज उनका हशर भी वही हुआ, जैसा उन्होंने जनता के साथ किया, जैसा बोया था आज वो वैसा काट रहे हैं। और आज वो, उनका पूरा परिवार, उन्होंने जिस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय किया, गरीबों की जमीनों को छीनने का काम किया, गरीबों के हक मारने का काम किया, जो छोटे छोटे किसान थे उनकी जमीनों पे जबरन कब्जा करके अपनी
एक बड़ा इंडस्ट्री वो अपना विश्वविद्यालय खड़ा किया। आज उस सब का जैसा करनी वैसी, जैसे कहते हैं ना, जैसा करनी वैसी भरनी, आज उसका फल वो भोग रहे हैं और आज उनका परिवार पूरा जेल में। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और नहीं हो सकता। इसलिए गरीबों की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। लोग एक एक बिग जमीन के लिए उन्होंने 14-14 दिन तक लोगों को जेल में बंद करके पिटवाया और उनको जेल भिजवाया। आज उसी का परिणाम है कि आज उनका पूरा परिवार जेल के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों के साथ थी, जो गरीबों की मदद करती है हमेशा और गरीबों के साथ खड़ी होती है, आज जैसे आपने देखा कि राशन मुफ्त देने का काम हो, सबसे बड़ा काम जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 2 ही निधि होती थी सबसे पहले, या तो विधायक निधि या सांसद निधि। लेकिन आज हमारे किसान जब उसके 2000 रुपये खाते में आते हैं तो कितना खुश होता है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो कहता है किसान सम्मान निधि आई है, तो उसको भी लगता है कि हाँ मैं भी बड़ा आदमी हूं। तो किसानों को भी, दूसरा किसानों के लिए एक बड़ा काम हमारे हुआ है कि ट्यूबवेल जो उनकी सिंचाई है उसके लिए ट्यूबवेल के फीडर अलग से बनाए गए हैं। पहले लाइट का कुछ पता नहीं होता था कि पता नहीं लाइट किस समय आएगी, पूरी पूरी रात खेत पे सोना पड़ता था। अब उनको पता है कि सुबह 6 बजे लाइट आएगी और शाम को 6 बजे जाएगी। किसान को दिन में अपनी पूरी फसल को उसका, क्योंकि फीडर अलग है और लाइट 100% आएगी। और एक बहुत बड़ा काम हुआ है जिसका कभी किसी ने नहीं सोचा, घरौनी। गांव में जो लोग होते हैं उनके अपने घर होते हैं, लेकिन उन घर के कोई कागज नहीं होते, तो उन्हें कभी लोन की जरूरत पड़ जाए या घर बनाना दोबारा तोड़ के बनाना पड़ जाए तो उनको कोई लोन नहीं मिलता था। आज सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को एक घरौनी दी है बनाकर, वो चाहे तो बैंक से अपना घर तोड़ के नया बनाना चाहे तो उसको लोन ले सकता है। बहुत सारी सरकार, मोदी और योगी जी की सरकार, उज्ज्वला कनेक्शन माननीय मंत्री जी ने हमारे किया, अभी बता रहे थे, सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली के कनेक्शन, प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल। ये विकसित भारत यात्रा हमारी चल रही है, उसके लिए जिन जिन मानकों की आवश्यकता है, आज हम 2047 में विकसित भारत की कल्पना जो कर रहे हैं, सबसे पहले हमने स्वच्छता का काम किया और हमने स्वच्छता पे पूरी तरीके से नियंत्रण के। आज हम देखते हैं कि हर जगह स्वच्छता। अगर ट्रेन में भी कोई मूंगफली भी खा रहा होता है तो वो मूंगफली के छिकले नीचे नहीं फेंकता है, बल्कि जेब में रख लेता है, एक पॉलीथीन में रख लेता है। तो ये मोदी जी का जो विजन था, अब क्या है, स्वच्छ जल। प्रत्येक घर में जब स्वच्छ जल पहुंचेगा, क्योंकि नल का जो पानी है उतना स्वच्छ नहीं होता है, आज टंकी के माध्यम से जो जल पहुंचेगा वो शुद्ध होगा। जो 2047 में विकसित भारत बनने वाला है उसमें इन सब चीज़ों के सहयोग की आवश्यकता है। और हम यही कहना चाहेंगे कि रामपुर में आज सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 70 साल के बाद आज हमने रामपुर नगर की सीट जीती है। उसका कारण यही है कि हम गरीब लोगों के साथ खड़े रहे और गरीब जो हमारी केंद्र प्रदेश की कल्याणकारी योजना है उनको धरातल पर उनके पास तक पहुंचाना और उनको बताना कि भैया सरकार ये तुम्हें दे रही है लाभ, आज से पहले कभी मिला, उन्होंने कहा नहीं मिला। तो इन सब के कारण आज सारे लोग, सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। साध्वी जी, 47 का लक्ष्य रखा है, 24 के चुनाव नजदीक हैं, लेकिन क्योंकि आज आप भगवा पहन के आई हैं सबके बीच में और बीजेपी के ऊपर सनातन से जुड़े आरोप भी लगते हैं, सवाल भी मैंने आपसे पूछा, कितना चैलेंजिंग हो जाता है जब आप एक मुस्लिम बहुल्य जाति के बीच में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पर हर जाति का व्यक्ति मौजूद है, इस वेशभूषा में वोट मांगना और उसके बाद जीत कर सत्ता में आना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर जो कार्य कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है और हम जैसे लोगों को ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों में ही भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समुदाय नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब जो सलेक्टर हाउस पे जो हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगाने का कार्य किया, एक व्यक्ति के पास हम अचानक बैठे हुए थे। जब बैठे तो एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति, वो हमें नहीं जानते थे, आम लोगों को तरह हम वहां जब बैठे तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो हमने कहा भैया क्या काम किया है? बोले जो गला सड़ा मीट हमारे समाज के लोग खाते थे उस पर प्रतिबंध जो लगाने का काम किया है और हम अब शुद्ध सब्जियां खा रहे हैं, शुद्ध जल पी रहे हैं, उससे बीमारियां खत्म हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज के लोग भी मोदी जी की रीति और नीति से बहुत प्रसन्न है और मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है। इसमें बिल्कुल जिसका जीता जाता उदाहरण आप रामपुर में देख लीजिए। रामपुर में ऐसा नहीं कि मुस्लिम समुदाय ने हमें वोट नहीं दिया, वोट दिया तभी हम रामपुर की सीट को जीत पाए हैं। अभी मुरादाबाद में मेयर के चुनाव में हमें मुस्लिम समुदाय ने वोट दिया, तभी तो हम लोग मेयर बन पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की
विरोध करते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने ही सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी जब चुनाव आया मेयर का, तो हमको वहां का प्रभारी बनाया गया, इधर कुंदर के क्षेत्र का, वो सारा मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस क्षेत्र में हम जाते थे पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता था, और मोदी जी की नीति और रीति के बारे में जब हम बताते थे तो वो लोग काफी प्रसन्न होते थे। हमें उन्हें बताने की जरूरत है, हमें उन्हें समझाने की जरूरत है। कुछ अन्य लोगों ने जो समाज का ठेका ले रखा है कि मैं इस समाज का ठेकेदार हूं, वो केवल मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को हम समझाने का कार्य कर रहे हैं, और जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2024 में बनने जा रही है। हम बहुत बड़े आंकड़े से जीतने जा रहे हैं, और हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे, और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है। रस्तोगी जी, सबसे बड़ी 4 जातियों का जिक्र आपने भी किया, पीएम मोदी भी करते हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। इस बीच जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, कल्याण बनर्जी मिमिक्री करते हुए उनकी देखे गए। उस बीच कितना नुकसान यहाँ पर INDIA गठबंधन का होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ठीक उस इंसिडेंट के बाद में ममता बनर्जी पीएम के साथ में कुछ फंड से रिलेटेड बंगाल से आई हुई थी, वो मुलाकात करती हैं, और उसके बाद जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो शांत रहती हैं। उसके बाद काफी समय तक मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुप्पी साधे रहे। तो इस चुप्पी के ऊपर सवाल खड़े किए गए, और अब इस नुकसान का, ये जो बेइज्जती की गई धनखड़ की, और क्योंकि उन्होंने कहा कि ये किसान की बेइज्जती है और ये मेरे पद का निरादर है, कितना नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा, INDIA गठबंधन को झेलना पड़ेगा चुनावों में इसका, क्योंकि खाप पंचायतें भी बाद में इसके बाद एक होती हुई नजर आए। देखिए, आदरणीय धनखड़ जी एक बड़े पद पर हैं। सम्मानित पद का अपमान करना, उससे आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत निचले स्तर का होता है, वो सिर्फ लोगों का अपमान करना जानते हैं। उनको धनखड़ जी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की या उनके बारे में मिमिक्री बनाई, कुछ किया, और बड़े बड़े नेताओं ने उसकी वीडियो भी बना ली। मैंने बताया ना कि कुछ घटना है, उससे मिलना कुछ नहीं है। अपमान किसी भी, अब आदरणीय मोदी जी हैं, उन्हें तो लोग पता नहीं कितनी गालियां भी देते हैं। अभी एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि डंडे मारेंगे, तो भाई अब मोदी जी ने कह दिया मैं सूर्य नमस्कार करूंगा, ज्यादा कर लूंगा ताकि डंडे पड़े तो मैं उसे झेल सकूं। तो ये अपमान करना, देखिए जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, किसी को देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या दूंगा, गालियां, क्योंकि उसके ऊपर कोई यहाँ टैक्स भी नहीं है। तो वो जो अपमान उन्होंने किया, उससे अपना ही कुछ घटाया उन्होंने, और वो घट रहा है, वो पूरे भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। चाहे वो हमारा जाट समाज हो, चाहे वो हमारे किसान भाई हो, उन्हें दिख रहा है कि उनके इतने बड़े पद पर बैठे हुए इतने सीनियर लीडर की किस तरह से उन्होंने अपमानित करने की कोशिश की है। तो ये सब, इसका परिणाम उन्हें दिखाई देगा, उसका परिणाम 2024 में उनको दिखने वाला है। ये परिणाम आएगा, और मैंने आपको बताया ना कि सीटें पहले से और बढ़ जाएंगी, और बीजेपी के बड़े लीडरों को तो ये डर होने लगा है कि विपक्ष कहीं समाप्त ना हो जाए। तो इस तरह का कार्य वो करेंगे तो ये खत्म होने की बात है, समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, आदरणीय ममता जी तो बहुत बड़ी लीडर हैं, और आपने बताया अभी कि वो चुप रही। तो चुप रहना क्या होता है कि एक जो समझदार लोग होते हैं, बड़े लोग बड़े पद पे होते हैं, जब उन पे उस बात का कोई जवाब नहीं होता तो वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो उस व्यक्ति के प्रति जो अपमानजनक बातें कही गई हैं, उन लीडरों पे उसका जवाब है ही नहीं, तो वो जवाब क्या दें, उसका बेटर है कि वो चुप रहें। तो उनकी कोशिश रहती है, भाई वो सोचते हैं चुप रहने वाला 100 को हरा देता है। अब वो 100 तो है ही नहीं, तो हारेंगे कहां से। तो आप चुप रहेंगे तो बेटर है कि भाई 2-4 और अपमानित होने से बच जाएंगे। तो वो तो अपमान जो उन्होंने किया है, उसका खमियाजा 2024 में जनता देगी। और जनता इतनी समझदार हो गई है अब पूरे देश की कि एक एक जो कार्य हो रहे हैं, एक एक कार्य को वो बहुत बारीकी से नोट किया जा रहा है, और वो कार्य जो किए जा रहे हैं अच्छे और बुरे, उनका आंकलन 2024 में होगा, जब 2024 में 400 से ज्यादा सीटें
भारतीय जनता पार्टी की इस बार आने वाली है। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, जनता डिसाइड करेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन रस्तोगी जी, क्योंकि हम उपराष्ट्रपति के अपमान से संबंधित वो मिमिक्री का जो मामला उसका जिक्र करें, उससे ठीक पहले संसद में सुरक्षा में चूक का मामला सामने आता है। जब इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होती हैं तो राहुल गांधी के द्वारा कहा जाता है कि महंगाई और बेरोजगारी इसका कारण है। जस्टिफाई करते हुए पूरे मुद्दे को नजर आते हैं, वो पूरे मामले को नजर आते हैं। इसको बीजेपी किस तरीके से लेगी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी का संबंध उन्होंने ये चूक से और जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उससे रिलेट कर दिया। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिसके आंकड़े तो जनरल पब्लिक के पास नहीं होते हैं। लेकिन महंगाई, आप देखिए, लोग कहते हैं पेट्रोल 100 रुपए हो गया है ना जी। अगर मेरी तनख्वाह आज से 20 साल पहले 10,000 थी तो तनख्वाह भी तो 40,000 हो गई। अगर मैं कोई व्यापार कर रहा हूं, मेरी बिक्री आज 1997 में मैंने कंपनी शुरू करी थी, उस समय 5 लाख रुपए की बिक्री थी, आज 100 करोड़ की बिक्री है, तो बढ़ रही है ना। तो जब आदमी की आमदनी बढ़ रही है, लोगों को व्यापार मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, उस हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ी है। आप अगर अनुपात के हिसाब से देखेंगे तो महंगाई का आंकलन करेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ी है। अब ये तो चूंकि मैंने अभी बताया विपक्ष के पास कुछ मुद्दे नहीं है, कुछ सवाल नहीं है, तो उन्हें ये बातें खड़ी करनी है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार पहले कितनी इंडस्ट्री थी, मैं दवा का व्यापार करता हूं, 97% दवाइयां इंपोर्ट होती थी, जो रॉ मटेरियल है 97%, जो मैंने आंकड़े पढ़े हैं, और आज 62% इंपोर्ट हो रही हैं। तो कितना इंपोर्ट घटा दिया मोदी जी ने? सिर्फ मोदी जी की उस पॉलिसी ने कि रॉ मटेरियल बनाने की फैक्ट्रियां देश में लगाइए, हम वन विंडो सिस्टम देंगे। मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं, वन विंडो सिस्टम है, एक भी काम के लिए किसी दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा हूं मैं, मेरा बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, एक भी काम के लिए कहीं पे भागना नहीं पड़ता। एक बंदा है हमारा, वो लगा हुआ है, वो सब जगह जाता है, सारे काम फटाफट हो रहे हैं। तो ये उद्योगों को बढ़ाने का, उद्योगपति क्यों आएगा जब आप उसे उद्योग लगाने का माहौल ही नहीं देंगे। यहाँ पे पहले देखिए आप, जरा सा भी किसी की दुकान चल पड़ी तो फोन आ रहा है 5 लाख भेज देना, किसी की इंडस्ट्री चल पड़ी 5 करोड़ भेज देना, किसी ने कोई बिल्डिंग बनानी शुरू करी 1 करोड़ भेज देना। तो वो काम सब बंद हो रहे थे, और आज तो माफ कीजिएगा, मतलब 1 करोड़ भेज देना तो वो 1 करोड़ की जगह सीधा उसका टिकट कट जाता है, 5 लाख दे देना उसका टिकट जेल की तरफ चला जाता है। तो जो माफिया गुंडे ये थे, ये भयभीत हो गए, समाज भयमुक्त हो गया, और वो भय उनमें ट्रांसफर हो गया, या तो चले गए या देश छोड़ गए या दुनिया छोड़ गए। तो ये जो भयमुक्त समाज है जिसकी वजह से ये कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों को कोई नकार नहीं सकता। जनरल पब्लिक को ये बात पता है कि क्या कार्य हो रहे हैं और किस कार्य होने से पब्लिक को इसका फायदा मिलेगा, वो सब जनता देख रही है। चलिए ठीक है, और इस बीच सवाल जवाब लगातार जारी है, लेकिन मैं जो हमारे बीच में सभी मेहमान मौजूद हैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि अब से कुछ देर बाद में कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री हमारे बीच में मौजूद रहेंगे, उनके साथ में भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, कई सारे सवाल उनसे भी किए जाएंगे। लेकिन उस बीच क्योंकि मोहन जी लगातार हमारे साथ में बने, मोहन जी, रामपुर के बारे में कई सारे सवाल मैंने आपसे किए, एक और सवाल मैं आपसे करूंगी, कौन से वो 5 कार्य हैं जो कि भाजपा ने रामपुर में आने के बाद किए? मतलब किए बहुत सारे कार्य होंगे, या हो सकता है उनसे कम किए होंगे, लेकिन आपकी नजरों में कौन से वो कार्य हैं जिनको आप बताना चाहेंगे आज? सबसे बड़ा एक काम है हमारे यहाँ, शाहबाद से लेके और बाजपुर तक 4 लाइन, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे काम चल रहा है। एक हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से ब्रिज बना हुआ नहीं था, जो कम से कम पूरी एक विधानसभा को जोड़ता है, जिसमें 7 से 8 लाख की आबादी है। वो लालपुर से और टांडे को जोड़ता था, और वो आज़ादी के बाद कभी बना नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पुल को बना करके जो हमारे 7 लाख की जो आबादी है उसको एक सुगम रास्ता उपलब्ध कराया है। एक भैया नगला का पुल है, एक हमारा मथुरापुर का पुल है। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लोगों की मांग थी बहुत लंबे समय से, उन सबको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार ने किया है। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं वो आपको 6 से 7 महीने पे धरातल पर दिखने लगेंगे, लेकिन क्योंकि वो 6 से 7 महीने में उन सब पे 2 इंडस्ट्रियों पे काम शुरू हो चुका है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रियों पे भी काम शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े काम हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन बहुत लंबे समय से अधूरा था,
जीर्ण शीर्ण था उस सब का दोबारा पुनर्निर्माण हुआ है और बहुत अच्छे जनता को आने जाने की सुविधाएं अब रेलवे स्टेशन पे भी मिल रही हैं। ये बहुत बड़े बड़े काम हमारे यहाँ हैं। हमारे एक ऐसा बिजली घर बना है जो पूरे मंडल को बिजली सप्लाई करेगा और वो बिलासपुर क्षेत्र में उसका निर्माण हुआ है और उस पर अभी काम चल रहा है। ये कुछ बड़े काम हैं जो हमारे ज़िले में अभी हुए हैं। चलिए ठीक है, आप तीनों हमारे साथ में मौजूद रहे, कई सारे सवाल जवाब किए, हर सेक्टर के बारे में हमने बात करी और यही मकसद था यूपी के मन की बात कार्यक्रम का। भी इस सेशन में आप तीनों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों के साथ में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।